अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि एक तो रात गए टीएलपी के मरकज़ के ऊपर जिस तरह से धावा बोला गया, उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो वज़ीर आला की तब्दीली है पख्तूनख्वा में, वो कितनी स्मूथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर भी बात होगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, इजलास तलब कर लिया है, उनका इस्तीफ़ा तो मंजूर हो गया है, लेकिन अभी क्या बहुत सारी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। इस पर भी बात करेंगे। 26वीं तरमीम का जो केस है जी, बड़ा दिलचस्प आज उसके ऊपर दलाइल हुए हैं, और मुनीर मलिक साहब ने खासा टफ टाइम दिया हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि आज फिर अडयाला से अहम खबरें आने का इम्कान है, क्योंकि अडयाला में आज फिर समात हो रही है, जिसमें काफ़ी लोग इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो रात गए मामलात पेश आए। तहरीक-ए-लब्बैक की तरफ से एक लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर रखा था उन्होंने, जो कि हफ्ते के दिन होना था, जुमे के दिन इन्होंने निकलना था। और इनकी जानिब से जो ये लॉन्ग मार्च था, उसकी तैयारियां वगैरह जारी थी, लेकिन ऐसा कोई अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं है कि बाहर रोड पर निकल कर मुजाहरा किया या कोई रैली निकाली या कोई इस टाइप की चीज़ हमें अभी तक नहीं दिखी थी। सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी, और ज़ाहिर है उनके कारकुनान अपने तौर पर तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कल रात गए अचानक ये खबरें मिलना शुरू हुई कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लाहौर मरकज़ पर ख़ास तौर पर एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पुलिस बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुकी है। पुलिस की तरफ से शेलिंग भी की गई, और उसके साथ साथ फिर वहाँ पे पहले कुछ कम वर्कर्स थे, फिर थोड़े ज़्यादा वर्कर्स जमा हो गए, उनकी तरफ से भी कुछ मज़ामत हुई गालिबन। और उसके बाद फिर इवन यहाँ तक सूरत हाल पहुँची कि इत्तलात हैं कि स्ट्रेट फायर तक किए गए, और काफ़ी लोग जो हैं वो टीएलपी के ज़ख्मी हुए। टीएलपी की तरफ से ये क्लेम किया गया है, मैं फिर से बता दूं कि तहरीक-ए-लब्बैक की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उनके 4 कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए, और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जबकि आज़ाद ज़राए के मुताबिक एक कारकुन उनका जाँ बहक हुआ है, जबकि कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एक फूड पांडा का जो राइडर था, वो भी बेचारा इस सारी सूरत हाल की जद में आकर ज़ख्मी हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कशीदगी रही, और जो लाहौर की फ़िज़ाएँ हैं वहाँ पर आंसू गैस बहुत ज़्यादा चली, और एक दफ़ा फिर से हमने ये मनाजिर देखे कि जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं क्या कोई जंग व जदल चल रहा है। तो ये सारी जो सूरत हाल थी, ये काफ़ी हैरान कुन थी। कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि उनके पिंडी मरकज़ पे भी कुछ इसी किस्म का अटैक किया गया है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये है कि ये सब करने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की कोई हामी नहीं हूं, और ना मैं उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हूं। ना मुझे ये लगता है कि उनके तर्ज़ सियासत से कोई दीन का फ़ायदा है, और ना ही मुझे लगता है कि वो कोई अपने तौर पर वाकई इंडिपेंडेंट सियासत कर रहे हैं। मैं हमेशा उनकी तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ रखती हूँ, और आगे भी रखूँगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी भी जमात के ऊपर जो क्रैकडाउन है, वो आपको उस जमात को बाकायदा उल्टा मजलूम बना देता है, और ख़ास तौर पर उस सूरत में जब उनकी तरफ से कोई ऐसी वाज़े पेशकदमी ना की गई हो, जब उन्होंने कोई हथियार ना उठाए हों, जब वो कोई धावा ना बोल रहे हों, जब उनकी तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया रियासत के ऊपर। वो अपने अगर मरकज़ में बैठे हुए हैं, और आप जाके उनके ऊपर धावा बोल दें या गिरफ्तारी की कोशिश करें। बाय द वे, उनके नायब अमीर को गिरफ्तार भी कल किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ताकत का एक बेजा इस्तेमाल था, और इसकी किसी तौर हिमायत नहीं की जा सकती। और बिलफ़र्ज़ अगर हम इसको यूँ भी देखें कि जी, आपने उनके लॉन्ग मार्च को कंट्रोल करने के लिए उनके जो अमीर थे या उनके नायब अमीर थे, उनको गिरफ़्तार करना था, तो उस सूरत में भी आप एक जो भी अदालती ऑर्डर होता आप लेकर आते, आप उन्हें गिरफ़्तार करते। अगर कोई मज़ामत होती तो दुनिया देखती कि हाँ भाई, कोई दिन की रोशनी में आप कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आए हैं, आपने जाके उनके अरेस्ट वारंट दिए हैं और गिरफ़्तार कर लिया है। नज़रबंद किया जा सकता है ऐसे मामलात पर। आमतौर पे वो जो एमपीओ के तहत नज़रबंद कर दिया जाता है कि भाई कोई शरपसंदी का ख़तरा है, लिहाजा जी इनको नहीं लॉन्ग मार्च करने देना। तो कई टैक्टिक्स होते हैं, लेकिन इस हद तक यूज़ ऑफ फोर्स जो है, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? हाँ, अगर ये होता कि उनकी तरफ से भी कोई ज़ाहिर उन्होंने भी कोई हथियार इस्तेमाल किए होते, कोई फायरिंग की होती, कुछ होता, तो हम ये कहते हैं कि जी, ये दो बदू एक लड़ाई थी। और ज़ाहिर है ये गलत होता कि रियासत के ख़िलाफ़ जो है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आप दहशतगर्दों की तरह अगर हथियार उठाते। लेकिन अब सवाल ये है कि जब अगर उनके पास वाक़ई उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जो ज़ाहिर क्राइम यही बताते हैं, क्योंकि कोई पुलिस वाला ऐसा ज़ख्मी हमें नज़र नहीं आया, ना रिपोर्ट हुआ है।
तो इसका मतलब है कि उनके कारकुन निहत्थे थे उस वक्त और आपने उनके ऊपर जो है ये क्रैकडाउन किया, जो कि गैर ज़रूरी अमल लगता है। और उसके बाद फिर जिस अंदाज से कुछ लोगों की जान चली गई है, तो इसको कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? तो अब यहाँ पर 2-3 बातें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझ लेना, कि क्या यूज़ ऑफ पावर को हमने एक रियासती पॉलिसी बना लिया? क्या किसी भी हद तक तशद्दुद के इस्तेमाल को, ताकत के इस्तेमाल को अब एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया है? यानी अगर कश्मीर में लोग एहतजाज के लिए निकल आएँ, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी के हैं, किसी सियासी जमात के हैं, कोई भी हों, आप उनके खिलाफ किसी भी हद तक पावर का इस्तेमाल करेंगे। अगर पीटीआई के लोग निकल आते हैं, आप उनके खिलाफ यूज़ ऑफ पावर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सियासी जमात है जिसका कोई शिद्दत पसंदी से ताल्लुक़ नहीं है। फिर आप अगर कोई मजहबी जमात है उसके लिए, अगर किसान निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, हर जगह यूज़ ऑफ पावर, और इतना ब्लाटेंट किस्म का यूज़ ऑफ पावर। क्या ये हमारी एक रियासती पॉलिसी बन चुकी है कि हमने एहतजाज के ऊपर एक बिल्कुल क्रॉस लगा दिया कि किसी भी मकतबा फ़िक्र को, किसी भी ग्रुप को, सोसाइटी के किसी भी मकतबा फ़िक्र को एहतजाज की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और अगर कोई एहतजाज की कॉल भी देगा तो उसके ऊपर आप क्रैक डाउन कर देंगे? बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके इसराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात हैं, लेकिन उनके अपने लोगों ने बहुत से मामलात के ऊपर फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया, बड़े बड़े इज्तिमात हुए, लाखों की तादाद में लोग निकले। तो क्या उन ममालिक ने उन लोगों के ऊपर इसी तरह ब्रूटल अटैक कर दिया? नहीं किया। हालांकि वो रियासती पॉलिसी के खिलाफ थे ना भाई, रियासत भले इसराइल की हामी हो, लेकिन वो निकल कर कह रहे थे कि जी फ़लस्तीन के साथ खड़े हम। तो रियासत ने ये तो नहीं किया कि उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो क्यों हमारे मुल्क में, अगर हम ये समझ भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम ये समझ लें कि हमारी रियासती पॉलिसी ये कि अभी जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम इसके साथ चल रहे हैं, तो अगर कोई लोग और ऐसे रियासत में मौजूद हैं जो समझते हैं कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं है, तो अगर वो बाहर निकल के एहतजाज करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए कि इस हद तक एहतजाज को जिनसे ममनुआ बनाया जा चुका है कि अब इस तरह के मामलात के ऊपर, क्या किसी भी मामले के ऊपर कोई सियासी जमात जो है वो एहतजाज करने का ऐलान ही नहीं करती। और सिर्फ जमात इस्लामी ने इस मौके के ऊपर कुछ एहतजाज किया, वो भी बहुत सारी लिमिटेशंस और जिसको कहते हैं ना कि इजाज़तों के साथ उन्हें एहतजाज की इजाज़त मिली, और फिर बहुत लिमिटेशंस के साथ उन्होंने वो एक पावर शो किया। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि क्या वाकई टीएलपी को एहतजाज करना चाहिए? इसके ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बड़ा दिलचस्प एक ट्वीट किया आज, और उन्होंने कहा कि जी बज़ाहिर टीएलपी के कारकुनों को उन्होंने मना किया कि जी एहतजाज की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आप लोग बिला वजह जो है वो एहतजाज की तरफ राग़िब ना हो। इस टाइप की उन्होंने बड़ी मुश्किल उर्दू में, ये बेसिकली जो उसका नट शेल था वो ये था। और जब फिर बाद में उन्हें पता चला कि जी वहाँ तो कोई क्रैकडाउन हुआ, फिर उन्होंने अलग से एक ट्वीट किया और कहा कि जी मुझे तो पहले पता नहीं था, मुझे पता चला कि जी वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ है, तो ये काबिल मज़म्मत है और ये वो। तो अब मेरा जो इस मामले पे मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर लेटेस्ट सिचुएशन देखी जाए पैलेस्टाइन और इसराइल के मामले पर, तो जो हमास है उसकी तरफ से जो 6 निकात उन्होंने अपने पेश किए थे, जिसमें उन्होंने कुछ इसराइल के जो यरगमाली हैं उनको रिहा करने के ऊपर और जंगबंदी के ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने कुछ आमादगी ज़ाहिर की थी। और बकौल डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि जी बाकायदा तौर पर एक एग्रीमेंट साइन हो गया है इस नेतन्याहू और हमास के दरमियान, जिसके अंदर उन्होंने जंगबंदी पे इत्तेफाक कर लिया है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मज़ीद आगे बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। तो वो इसको एक कामयाबी करार दे रहे हैं। इस हद तक तो ये कामयाबी है कि चलिए जो खून रेज़ी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही थी वो ख़त्म होगी। इस पे तो ज़ाहिर है हर कोई मेरा ख़्याल है इत्मीनान का ही इजहार करेगा। और दूसरी बात ये कि जब 2 फ़रीक़ैन जो आपस में लड़ रहे थे, अगर उनमें से एक फ़रीक या दूसरा फ़रीक किसी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हो रहे हैं, तो फिर जो बाकी लोग हैं, मैंने तो शुरू से ही बात की थी कि अगर फ़लस्तीनी किसी हल के ऊपर इत्तेफाक करते हैं तो फिर पाकिस्तान भी उसके साथ खड़ा होगा और उसके सपोर्ट करेगा। तो अगर ऐसी किसी चीज़ की तरफ मामला जा रहे हैं, जो कि अभी कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी हो सकता है कि ये इजरायली जो यरगमालियों का तबादला है ये करने के बाद हो सकता है कि ये मज़ीद जो है वो वहाँ पे कोई अटैक अपने जारी रखें। मुझे खदशा है इस बात का, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इन लोगों के कुछ ट्रैप हैं और इन्होंने इसको करना है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बल्ले बल्ले करवानी है और इसराइल ने अपने यरगमाली छुड़वाने हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी से फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत की तरफ नहीं जाने देंगे मामला, जो कि अलल ऐलान वो कह भी चुके हैं। अल्लाह करे कि उनकी बातचीत आगे बढ़े और वो इस तरफ जो हैं वो कामयाब हों बातचीत में, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम नज़र आता है। लेकिन अभी
अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें अगर वो किसी मुआहदे की तरफ बढ़े हैं, बातचीत की तरफ बढ़े हैं, तो ठीक है। अगर वो कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को बिल्कुल, हमें भी एक देखना चाहिए उसको इसी अंदाज से कि भाई अगर वहाँ पे अमन आ रहा है या उनके अपने लोग उस चीज़ के लिए वेलकम करते हैं, तो हम क्यों इस चीज़ की मुखालफत करें कि अमन नहीं होना चाहिए और हम क्या कहें कि जी वो जारी रखें अपनी लड़ाई जो है। तो इस वजह से ये यहाँ तक तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर कोई फिर भी सोच रहा है कि उसे फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई मुज़ाहरा करना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए भी। अगर कोई करना चाहता है वो कर ले, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर उस मुज़ाहरे की आड़ में वो कोई शरपसंदी करता है तो वो फिर एक अलग बात है। फिर रियासत के पास भी एक जवाज़ है कि हाँ भाई, इन्होंने मुज़ाहरे की आड़ में जो है वो ये करने की कोशिश की, लिहाजा हमने इनको इस तरीके से जो है वो मुंतशिर किया है, या हमने उनको जिस भी तरह उनकी क़यादत से बातचीत की जा सकती है। सबको पता है कि जो TLP की अपनी क़यादत है वो किस तरह, उनको भी बहुत सी लोगों की पुश्तपनाही हासिल है। तो आप उनके साथ बातचीत करके उनसे ये कन्विंस कर सकते थे कि भाई जब हमास मान रहा है तो आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, ये आप उन्हें कन्विंस कर सकते थे। अगर वो नहीं मानते आप उनको नज़रबंद कर सकते थे। लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर जो है वो मेरा ख्याल है किसी तरह मफाद में नहीं है। और जब आप इस तरह करते हैं तो फिर बहुत से ऐसे जो ग्रुप्स हैं जिनको अदरवाइज़ आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके हिमायत में लोगों के जो जज्बात हैं वो आते हैं और वो समझते हैं कि इनके साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक शिद्दत पसंद जहनीत को आप इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते कि आप उसके ऊपर क्रैकडाउन करें तो जी शिद्दत पसंदी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो उल्टा जो और लोग हैं वो और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने लगते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन ये सारा वक्त हुई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो असल हमारा जो इस पे मुद्दा था वो ये था कि यूज़ ऑफ पावर को इस तरह एक रियासती पॉलिसी के तहत हर एक के ख़िलाफ़ बिला जवाज़ नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके ऊपर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है, वरना कल तो फिर किसी को भी आप देखिए ना, मैं देख रही थी फवाद चौधरी साहब हैं और कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है इनके साथ। तो भाई कल को फिर वो सियासी जमातों को भी यही डिक्लेयर कर देंगे कि जी ये PTI भी शिद्दत पसंद जमात है, जो कि वो कर चुके हैं ऑलरेडी। शरपसंद उन्हें कहा जाता है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, हर बंदे के उनके रुकन के ऊपर जो है वो दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। तो क्या हम रियासत की इस तारीफ़ को मान लें कि वाकई वो सब दहशत गर्द हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, अगर अगर ये एक दफ़ा आप इख्तियार दे दें उन्हें कि जी ठीक है आप डिसाइड करें और जैसे मर्ज़ी उनको उस डेफिनीशन के बाद जो है इस्तेमाल करें यूज़ ऑफ पावर, तो फिर ये बिला तफरीक काम शुरू हो जाएगा। फिर कल जिसकी बारी आएगी किसी और सियासी जमात के खिलाफ जाना होगा, तो फिर उनको कुछ भी डिक्लेयर करके और उनके ऊपर धावा बोल दिया जाएगा। तो हमें इसकी मेरा ख्याल है कि हौसला शिक नहीं करने की ज़रूरत है। दूसरा अब आ जाते हैं जी कि जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं उसमें क्या है। बहुत से लोगों को खदशा था कि जी अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, रुकावटें डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ठीक है, इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। अब वो उनकी बुज़दिली थी, कॉम्प्रोमाइज़ थे, या वो अपने तौर पे ये उनकी हिकमत अमली थी कि जी मैं मिल मिला के काम चलाने की कोशिश करूँगा। तो अगर ऐसी कोई उनकी सोच थी, बहरहाल वो कामयाब ना हो सकी और अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने उनको रिमूव होने के लिए कह दिया। अब उन्होंने इसके ऊपर कोई किसी तरह का लितोलाल का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने उसको वेलकम किया, फौरी इस्तीफ़ा दिया। उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी हो चुका है। और ये लोग जो सोच रहे थे कि जी पता नहीं हुकूमत की तरफ से कोई इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा, ये वो, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह जो आमतौर पे हुकूमत हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं, हमाद हसन साहब, उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया है कि जी अभी तक PTI के एक भी मेंबर को ये लोग तोड़ नहीं सके। तो अगर कोई ये सोच रहा था कि जनाब इनको तोड़ के कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के कोई किसी किस्म की हुकूमत ही तब्दील कर दी जाएगी, तो उसमें लगता है कि कोई कामयाबी नहीं है। इसी वजह से उनकी तरफ से ये बाकायदा ऐलान किया गया। तीसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत कोई कोशिश करेगी इस हवाले से कि जी कोई तलपट करे हुकूमत वहाँ पर। उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं जैसे कि अभी बलूचिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दों के साथ मामलात हैं। अभी आज भी मैं खबर पढ़ रही थी, डेरा इस्माइल खान में एक और वाक़े के अंदर एक मेजर सब्तैन साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ शहीद हुए हैं। तो जहाँ एक तरफ ये सारी चीज़ें, ऐसे में आप एक और सूबे में हुकूमत तलपट करके और उनके जो सियासी मुखालिफ हैं उनको भी अपने खिलाफ खड़ा कर लें, ये तो कोई अक्लमंदी नज़र नहीं आती। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस गैर ज़रूरी एडवेंचर की कोई ज़रूरत भी अभी है या कोई ख्वाहिश भी है। तो अगर वो एक इन हाउस तब्दीली कर रहे हैं, इन हाउस मीन्स के सिर्फ वो वज़ीर आला की हद तक तब्दीली कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो उनका इन्हीं हक़ है, उनकी एक मेजॉरिटी है और उनको ये हक़ है कि वो जिसको मर्जी वज़ीर आला बनाएं। बाकी लोगों के पास 53 वोट्स हैं ज़रूर, लेकिन वो सबको पता है कि उनकी तो 20-22 नंबर मुश्किल से थे, बाकी तो सारी मखसूस नशिस्तें बंदर बांट के ज़रिए उनको दी गई माले गनीमत की तरह।
तो फिर भी वो बड़ी मुश्किल से 53 तक पहुँचे, अभी भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी या की जा सकती भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो बाकी अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी भी मज़ीद इसमें मेरा ख्याल है गुडविल दिखाई है, और उन्होंने आज 7 बजे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका इजलास बुलाया, और उसकी एक ऑडियो भी बल्कि चल रही सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जी आप सब लोग इकट्ठे हों और वहाँ पे ज़रूर शिरकत करें। और बताया यही जा रहा है कि वहाँ पर जो सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान साहब के नामजद वज़ीर आला हैं, उनकी जो चुनाव है उनके इंतखाब के हवाले से जो है सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन भी की जाएगी और सबको एतमाद में भी लिया जाएगा। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने मेरा ख्याल है अच्छा किया, इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद वो साइड पे हो गए, और उन्होंने ऐलान किया इस सपोर्ट का कि सुहेल आफरीदी को भी उनकी सपोर्ट हासिल होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अब बाकी देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन ये बड़े मज़ेदार बात है कि बहुत से लोग जो हैं शायद सुहेल आफरीदी के नामज़द होने पर बड़े अजीबोगरीब किस्म के एतराज़ात भी उठा रहे हैं कि जी उनका कोई तजर्बा नहीं है। तो भाई मरीम नवाज़ साहिबा का कौन सा तजर्बा था? वो कौन सा कोई जो है वो इससे पहले कभी काउंसलर तक मुंतखब नहीं हुई, कभी किसी MPA की सीट पे नहीं बैठी, कभी किसी वजारत पे नहीं बैठी, और आपने उन्हें डायरेक्ट वज़ीर आला 23-13 करोड़ अवाम का लगा दिया है। तो उनकी कौन सी तजर्बे थी जनाब? और इसी तरह बहुत से लोग और जो है, मुझे हैरत हो रही है, वही कह रहे जी ये दूसरे उस्मान बुज़दार साबित होंगे। हो सकता है उनका तज्ज़िया दुरुस्त साबित हो, लेकिन अभी एक बंदे ने हलफ भी नहीं उठाया और आप पहले ही उसके ऊपर शुरू हो गए कि ये साबित होगा, वो साबित होगा। पहले उन्हें हलफ उठाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, और फिर ही कोई आइडिया लगाया जा सकता है। जहाँ हम एक तरफ ये बात कहते हैं कि जो हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि आम आदमी जो है ऊपर तक पहुँच नहीं पाता, तो वहीं पे जब आम आदमी पहुंचता है तो हम लोग उसको कबूल ही नहीं कर रहे होते। उस्मान बुज़दार हो या कोई इस तरह, हम कबूल ही नहीं कर रहे होते कि जी ये कैसे वहाँ तक पहुँच गया। तो हम भी बड़े वैसे इस मामले में मुनाफिक ही हैं कि एक तरफ हम चाहते हैं कि आम आदमी पहुँचे, जब वो पहुँच जाता है तो हम कहते हैं जी इसको क्या पता, इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तो हमें भी मेरा ख्याल है कि सोचने की ज़रूरत है कि हम आखिर चाहते क्या है। जैसे कि सुहेल आफरीदी के बारे में पता चल रहा है कि साइद गिशकोरी साहब की आज ये खबर है कि उनके असासे जो हैं वो कुल 5 लाख कुछ रुपए के उनके असासे हैं, और ये भी पता चल रहा है कि उनके पास इलेक्शन लड़ने के तक पैसे नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से ISF के प्लेटफॉर्म से कुछ चंदा करके उनके इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे जमा किए गए थे। तो एक ऐसा शख्स जो कि बहुत अमीर कबीर फैमिली से नहीं है, अगर वो आपका चीफ मिनिस्टर बन रहा है, और उनकी बहुत सी मैं वीडियोस देख रही थी कि जब वो ISF के मेंबर थे और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें थी, तो वो कितने एक आम से ज़मीन पे बैठने वाला शख्स है, और उसको आप उठा के जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाते हैं, तो ये तो इमरान खान के विजन की एक मेरा ख्याल है कि तस्दीक होती है कि वो ये समझते हैं कि किसी भी आम आदमी को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने का हक हासिल होना चाहिए। तो इसमें इसकी तो तारीफ़ होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स। बाकी वो कितने काबिल हैं या नहीं, वो तो जब ज़ाहिर है वो ओहदा उठाएंगे, संभालेंगे अपना ओहदा, तो उसके बाद देखेंगे कि वो क्या उस पर परफॉर्म कर पाते हैं नहीं। बाकी उनके ऊपर चैलेंजेस तो बहुत होंगे जिसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आखिर में थोड़ी 26वीं तरमीम के ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी है। 26वीं तरमीम का मामला ये है कि जी उसके ऊपर आज फिर समाअत थी, और आज भी इस बात के ऊपर दलाइल थे कि क्या फुल कोर्ट बनाया जाए या फिर यही आईनी बेंच जो है वो 26वीं तरमीम की ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उनकी समाअत करे। तो आज मुनीर मलिक साहब ने इसके ऊपर दलाइल दिए, एंड आई विल मस्ट से कि जो हामिद खान साहब के कल के दलाइल थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने आज मुनीर मलिक साहब ने ज़बरदस्त दलाइल दिए। मुनीर मलिक साहब ने एक तो ये कि अदालत के अंदर बहुत सी नज़ीरें रखी कि कब एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए जो है वो बेंच बनाए गए हैं, बड़े बेंच बनाए गए हैं, फुल कोर्ट बनाई गई है। तो ये उन्होंने, क्योंकि कल सवाल उठाया था ना कि जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं, हम कैसे फुल कोर्ट बुला सकते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर आज पूरी तैयारी के साथ नज़ीरें सामने रख दी। दूसरा, उन्होंने ये बात की कि जी जो खुद बेनिफिशरी हो वो नहीं बैठ सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन बड़े तिल मिलाए, और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी बात की जाती है, हमने कौन सा फ़ायदा उठाया जी 26वीं तरमीम से, हमारा क्या मफाद था, उल्टा हमें तो गालियाँ पड़ी हैं। जस्टिस इस्माइल खान मंदोखेल ने कहा ना कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा उल्टा हमें तो गालियाँ पड़ी हैं। तो भाई पहली बात तो ये कि फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपको तमाम अहम मुकद्दमात मिल गए। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस अपॉइंटमेंट थी वो आ गई हुकूमत के पास। तो बहुत से जो जजेस हैं जो उसके बाद अपॉइंट हुए हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है ये तासुर आ सकता है कि भाई हुकूमत ने उन्हें अगर सेलेक्ट किया तो किस वजह से किया। तीसरी बात, 26वीं तरमीम के बाद जजेस के जो मराआत हैं, तनख्वाहें हैं, उनमें होशरुबा इजाफे हुए हैं। चौथी बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब फरमा रहे हैं कि जी हमें गालियाँ पड़ी हैं ये वो, तो भाई आप अच्छे फैसले देते ना। आप बेशक आईनी बेंच में बैठ गए थे, 26वीं तरमीम की वजह से बैठ गए थे, लेकिन अगर आप सही फैसले देते तो आपको गालियाँ ना पड़ती।
बात यह है कि जब आप इस तरह के फैसले दें जिनके ऊपर कोई जवाज़ नहीं बनता, जो ब्लाटेंट ऐसे लगता है कि सिर्फ जो एक रियासती ख्वाहिश है उसके मुताबिक फ़ैसले हैं, तो फिर वहाँ पर ऑटोमेटिकली हर कोई ये सवाल तो उठाएगा कि जी यही जजेस जो हैं, इन्हीं के पास ये सारे केसेस जा रहे हैं और यही जजेस सारे के सारे फैसले आखिर क्यों हुकूमत के ही फ़ायदे में दे रहे हैं। क्या एक भी दरख्वास्त जो है वो कोई हुकूमत मुखालिफ फ़ैसला नहीं आ सकता था? सब के सब 100% रिकॉर्ड है कि सारे जो केसेस के फ़ैसले हैं वो सारे हुकूमत के हक़ में आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या सवाल नहीं उठाएंगे? तो फिर उसके ऊपर ये कहना, इसके ऊपर फिर इसीलिए जस्टिस मुनीर मलिक साहब की ये आज इस पर कोर्ट था कि जो 26वीं तरमीम से पहले की कोर्ट है उसको बैठकर ये 26वीं तरमीम के खिलाफ केस सुनना चाहिए, ना कि जो उसमें नए जज इंडक्ट हुए हैं वो आके सुने। इस पे वैसे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी बिल्कुल कन्विंस्ड नज़र आ रही थी और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने भी आयरॉनिकली इसको कहा कि जी अगर ऐसा ही है कि भाई इन्होंने नहीं सुनने तो फिर इससे तो यही समझ में आता है कि जो 26वीं तरमीम से पहले की कोर्ट है वो फिर ये सुने। तो इस तरह आज इसके ऊपर काफ़ी दलाइल जारी रहे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज मुनीर मलिक साहब ने अच्छा टाइम दिया है, टफ टाइम, और जजेस जो हैं वो यकीनन सोच में पड़े हुए होंगे कि अब क्या फुल कोर्ट बनानी है और 26वीं तरमीम से पहले के जो फुल कोर्ट है वो क्या वो सुनेगी। देखते हैं कि इसके ऊपर फर्दर क्या होता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है तो हर चीज़ को कवर करना भी बड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल है। 13 अक्टूबर तक अब समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। और बाकी तोशा खाना में आज समाअत हो रही है। इमरान खान साहब से तीनों बहनें, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बाकी जो इनके अहम लॉयर्स हैं और अहम जो इनके पार्टी लीडर्स हैं वो आज मुलाकात कर रहे हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर से आज क्या खबर आती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी भी इमरान खान साहब को कन्विंस किया जाएगा कि सुहेल आफरीदी का नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। चलें, अली अमीन को तो आप रिमूव कर रहे हैं, वो तो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, मंजूर भी हो गया, लेकिन सुहेल आफरीदी के नाम के ऊपर शायद कुछ और लोग कन्विंस नहीं है तो वो उन्हें कोशिश करेंगे कि चेंज करने। मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।